औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, तो आज हम पढ़ने इस लेक्चर में हमने पढ़ना है माइक्रोबायोलॉजी, जिसकी बुक है ये, राइटर का नाम है वॉरेन लेवेंसन। ठीक है, ये वाली बुक है। तो अब एग्ज़ाम्स बिल्कुल करीब हैं, 7 डेज़ रह गए हैं। 1 सब्जेक्ट 1 लेक्चर। 1 लेक्चर में हम यूएचएस का भी कंटेंट, अच्छा, और मैंने ना ये कोई 20 कंटेंट्स, उन कंटेंट्स के भी ना हमने वो सब कंटेंट बनाए हुए हैं। ठीक है, तो नंबर्स के हिसाब से मैं बोलती जाऊंगी कि नंबर 1 कंटेंट उससे लेके 20 तक। इस 20 कंटेंट में जो है वो सारी माइक्रोबायोलॉजी की जो बेसिक्स जो हमारे कोर्स में आती हैं ना, वो सारे चीज़ें रिव्यू हो रही हैं। ठीक है, तो आप वीडियो सुनते हुए प्लीज़ अपने हाथों में एक नोटबुक और पेन लाजमी रखें, ताकि जब मैं नंबर्स के साथ साथ बोलती जाऊंगी ना वो 20 कंटेंट, तो आप उसको लिख लें और कुछ मैं उनको साथ साथ रिव्यू करती जाऊंगी। कुछ आपने बाद में उन 20 पॉइंट्स को ख़ुद भी जो है वो सेल्फ स्टडी भी करना है। ठीक है, और तब तक मुझे देखना बर्दाश्त करना पड़ेगा, सिर्फ क्योंकि बोर्ड पे लिखना एक एक टॉपिक को और फिर उसको एक्सप्लेन करना, मैंने एडिट नहीं करनी ये वीडियोस। ठीक है, बिल्कुल टाइम नहीं है और ना ही बोर्ड पे लिखने का टाइम है। तो इसलिए जो है ना, मैं कोशिश करूँगी कि जो खुसूसी लेक्चर्स होंगे उनका एक छोटा सा स्क्रीनशॉट जो है वो मैं स्क्रीन पे शेयर कर दूँगी। तो ठीक है, हम शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो सबसे पहला है, देखिए, सबसे पहले तो माइक्रोबायोलॉजी की हमें समझ होनी चाहिए कि माइक्रोबायोलॉजी में हमने पढ़ना क्या है। सब्जेक्ट है ना, हमने पढ़ना क्या है। जब हम सिंपल बायोलॉजी की बात करते हैं और जो हमने मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग में हमने पढ़ा है, तब तो हम ह्यूमन की सारी स्टडी करते हैं। सारी है स्टडी इंसान की एनाटॉमी के, स्ट्रक्चर कैसा है, फिजियोलॉजी, अंदर सारे सिस्टम्स के फंक्शंस क्या हैं। मतलब बायोलॉजी है ही स्टडी ऑफ लाइफ। ठीक है, मतलब जो हमने मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग पढ़ी है, हमने एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी जो प्रीवियस अपने कोर्सेज में पढ़ा हुआ है, वो ह्यूमन की स्टडी है। वो हमने सारी बंदे पे स्टडी की है, इंसान पे। माइक्रोबायोलॉजी ये वाला जो हमारा सब्जेक्ट है, इसमें हम माइक्रोब्स की स्टडी करें, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, छोटे छोटे ऑर्गेनिजम्स की भी डीप स्टडी कर रहे हैं। ठीक है, तो माइक्रोब्स क्या होते हैं? माइक्रोब्स एक ऐसे एजेंट्स हैं जो कि ह्यूमंस में डिजीज़ कॉज करते हैं। मतलब इस दुनिया में हमारे अलावा और भी तो मतलब है ना ऑर्गेनिजम्स हैं। तो ह्यूमंस के अलावा जो माइक्रोब्स हैं, हम माइक्रोबायोलॉजी में हम उसकी स्टडी कर रहे हैं। ठीक है, मोटे तौर पे ये चीज़ माइंड में आपने रखनी है। तो इसीलिए कंफ्यूज नहीं होना कि ये जहाँ पर सेल की बात हो रही है, क्या ये ह्यूमन सेल की बात हो रही है? नहीं, हमने सारी बात ही माइक्रोब्स की करनी है। ठीक है, तो नंबर 1 है पॉइंट, स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरिया। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, स्ट्रक्चर पे एक पूरी वीडियो मैंने अपलोड की थी। और स्ट्रक्चर मोटा तौर पे सबको पता ही है कि सेल वॉल है, मेम्ब्रेन है, न्यूक्लियस है, प्लाज्मिड है। ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए और उनका फंक्शन को एक दफ़ा रिव्यू कर लें, क्योंकि ये हमें पता होगा तो आगे हम ड्रग्स के मोड ऑफ एक्शन और आगे इम्यूनोलॉजी, मतलब ये बेसिक चीज़ पता होगी। बैक्टीरिया के जो सेल का स्ट्रक्चर है वो हमें पता होगा, तो हम आगे जो है ना बाकी कॉम्प्लिकेटेड चीज़ों को समझ सकेंगे। ठीक है, तो माइक्रोब्स जो हैं ये ऐसे एजेंट्स हैं जो कि ह्यूमंस में डिजीजेस कॉज करते हैं, और ये 5 तरह के होते हैं: बैक्टीरिया, वायरस, प्रोटोजवा, हेलमिंथ्स, फंजाई। हाँ, ये 5 होते हैं। अच्छा, उसके बाद है ग्रोथ साइकिल ऑफ बैक्टीरिया। ये कौन सा है? ये मेरे ख्याल से वो है ग्रोथ साइकिल ऑफ बैक्टीरिया, जो लैग फेज़, लॉग फेज़ और स्टेशनरी फेज़ है। ये ग्रोथ, हाँ, ये चैप्टर नंबर 3, ये वाला इसी बुक के चैप्टर नंबर 3 पेज नंबर 15 पे है। ये आप इस पे भी एक छोटा सा लेक्चर मैंने बना के अपलोड किया हुआ है कि लैग फेज़ वो होती है जिसमें कोई मेटाबॉलिक एक्टिविटी जो तो हो रही होती है, लेकिन सेल्स के नंबर नहीं बढ़ रहे होते, मतलब बैक्टीरिया ग्रो नहीं कर रहे होते। और लॉग फेज़ वो होते हैं जिसमें सेल्स के बैक्टीरिया बहुत ज़्यादा मतलब स्पीड के साथ बढ़ रहे होते हैं और मेटाबॉलिक एक्टिविटी भी हो रही होती है। स्टेशनरी फेज़ वो होती है जिसमें ना बढ़ रहे होते हैं ना कम हो रहे होते हैं। ठीक है, मोटे तौर पे ये। उसके बाद पॉइंट नंबर 3 लिख लें, वो ये है डिफरेंस बिटवीन बैक्टीरिया, फंजाई एंड वायरसेस। तो अच्छा, हमने सारी माइक्रोब्स की स्टडी करनी है ना, वैसे ज़्यादातर सारी 80% जो है ना बैक्टीरिया की ही स्टडी है।
तो वायरस और बैक्टीरिया में जो एक बेसिक सा फ़र्क है वो 2-3 चीज़ें ही हैं। वो है कि जो वायरस होता है वो नॉन सेलुलर होता है, ठीक है। बैक्टीरिया जो होता है ये सेलुलर होता है। ये चैप्टर 1 के ही पहले पैराग्राफ में ही इनका फ़र्क दिया हुआ है। और इन्फेक्शन bacteria belongs to the bacteria domain, whereas fungi, yeast, molds, protozoa ये सब जो हैं ये यूकरिया डोमेन में आते हैं, ठीक है। और हमें पता होनी चाहिए अच्छा यहाँ पर ये लिखे हुए इम्पोर्टेंट फीचर ऑफ माइक्रोब्स कि स्ट्रक्चर के लिहाज से, उनके फीचर्स, मेथड ऑफ रेप्लिकेशन के लिहाज से और नेचर ऑफ न्यूक्लिक एसिड के लिहाज से। तो ये जो पॉइंट है ना कि डिफरेंस बिटवीन बैक्टीरिया, फंजाई एंड वायरस, तो वो हमने कुछ इस तरह से लिखना है कि स्ट्रक्चर का उनमें फ़र्क होता है, मेथड ऑफ रेप्लिकेशन का फ़र्क होता है और नेचर ऑफ न्यूक्लिक एसिड का फ़र्क होता है। वो किस तरह होता है कि जो बैक्टीरिया होते हैं वो सेलुलर होते हैं और बैक्टीरिया को जो है वो बैक्टीरिया cells have nucleus or nuclide, ठीक है, which contain DNA. This is surrounded by cytoplasm. Whereas protein are synthesized जहाँ पर होते हैं। वायरस हैव इनर कोर ऑफ जेनेटिक मटेरियल। वायरस जो होता है ना उसका कोई सेल नहीं होता। वायरस के बारे में आपने एक बात याद रखनी कि जो वायरस होता है ना वो नॉन सेलुलर होता है, ठीक है। उसका कोई सेल नहीं होता, बस उसके अंदर कह लें कि वैसे फ्लोटिंग करता हुआ एक बस डीएनए या डीएनए होता है या आरएनए होता है। ये बात वायरस की याद रखनी है। और वायरस जो है उसको होस्ट सेल चाहिए होता है ग्रो करने के लिए, अदरवाइज वो मर जाता है, अकेले वो मर जाता है। फिर है मेथड ऑफ रेप्लिकेशन। सेल्स रेप्लिकेट इधर बाय बाइंडर फिशन और माइटोसिस। उसमें भी याद रखने वाली ये बात है कि जो बैक्टीरिया है, बी से याद रखें, बैक्टीरिया बाइंडरी फिशन के ज़रिए जो है वो रेप्लिकेट होते हैं और जो यूकैरियोटिक सेल होते हैं ये माइटोसिस के ज़रिए जो है वो रेप्लिकेट होते हैं। ऐसे ही है ना बैक्टीरिया बाइंडरी फिशन 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, इस तरह से वो रेप्लिकेट होते हैं। नंबर 4 है प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स का डिफरेंस। ये तो मैडम जो हमारे इंस्ट्रक्टर हैं कॉलेज की उन्होंने भी हमें बड़ी दफ़ा कहा है। तो परे हो जाओ, प्रो से आपने याद रखना। परे हम किसको कह रहे हैं? बैक्टीरिया को कह रहे हैं ना। तो प्रोकैरियोट बैक्टीरिया के सेल की बात करें, उस सेल का डिफरेंस। और यू मीन यू मतलब कि हम ह्यूमन की जब बात होगी वो यूकैरियोट है, और प्रोकैरियोट की जब बात होगी वो है मतलब प्रो से परे हो मतलब बैक्टीरिया। तो इस पे भी एक वीडियो है और बुक में से भी अगर आपने पढ़ने हैं तो स्टार्टिंग वाले चैप्टर्स में ही यूकैरियोट, ये पेज नंबर 2 पे ही यूकैरियोट्स और प्रोकैरियोट्स का ना डिफरेंस दिया हुआ है। ये इसको लाजमी इसको समझ लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद नंबर 5 है एंडोटॉक्सिन्स एंड एक्सोटॉक्सिन्स। अच्छा, टॉक्सिन्स से ये हमने सुना तो बहुत है कि एंडोटॉक्सिन्स और एक्सोटॉक्सिन्स क्या हैं। तो ये बेसिकली बैक्टीरिया से एमिट होने वाले टॉक्सिन्स हैं जिनको बैक्टीरिया खारिज करता है, ठीक है। ये बैक्टीरिया से निकलते हैं टॉक्सिन्स। जब बॉडी में बैक्टीरिया जाता है तो उस बैक्टीरिया के अंदर से टॉक्सिन्स निकलते हैं जो कि फिर आगे फर्दर जो है वो डिजीज़ कॉज करते हैं। तो इन दोनों का फ़र्क पता होना चाहिए, ठीक है, एंडोटॉक्सिन्स और एक्सोटॉक्सिन्स। तो चूँकि हमें पता है बैक्टीरिया भी 2 तरह के होते हैं। देखिए बैक्टीरिया जो है ना हमें आम आँख से नज़र नहीं आते और माइक्रोस्कोप से भी नज़र नहीं आते। तो बैक्टीरिया को देखने के लिए भी और जानने के लिए कि ये कौन सा बैक्टीरिया है हम करते हैं ग्राम स्टेनिंग, ठीक है। ग्राम स्टेनिंग की भी वीडियो अपलोड हुई है कि हम सबसे पहले तो उस पर हम लेते हैं साइट ऑफ बैक्टीरिया से, हम जो है वो मिसाल के तौर पे ये स्लाइड है, ठीक है। हमने स्लाइड के ऊपर जो है वो उसका सोर्स ऑफ बैक्टीरिया लिया, उसके ऊपर लगा दिया, फिर थोड़ा सा उसको हीट दी। हीट देने के बाद उसको मतलब हीट फिक्स किया कि इधर उधर ना गिर जाए। तो उसके बाद फिर हम उसको सबसे पहले कलर देते हैं। कलर देने के बाद हम क्या करते हैं, उस कलर को पका करते हैं, ठीक है। ग्राम स्टेनिंग लिखा हुआ है यहाँ पे मेरे पास। हाँ जी, क्रिस्टल वॉलेट से हम उस जो हमने स्लाइड के ऊपर लगाए होते हैं ना बैक्टीरिया, पहला स्टेप ये होता है कि हम उसको कलर देते हैं क्रिस्टल वॉलेट से। फिर उसके बाद हम आयोडीन ट्रीटमेंट करते हैं कि उस कलर को पक्का करते हैं, ठीक है, कभी उतरे ना। फिर हम उसको
डीकलराइज करते हैं, ठीक है। डीकलराइज के बाद जब उसको डीकलराइज करते हैं, डीकलराइज करने के लिए हम अल्कोहल यूज़ करते हैं, ठीक है। जब उसको डीकलराइज करते हैं ना थर्ड पॉइंट में, तो क्या होता है, देखें, जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया होंगे उन्होंने तो उस कलर को अच्छे से ऑब्जॉर्ब किया होगा ना, तो वो उतरेगा नहीं, ठीक है। तो जो जिस पर से कलर नहीं उतरेगा वो हो जाए, उसको हम एज समझेंगे कि ये ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया। और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया का मतलब है कि उसकी सेल वॉल जो है वो थिन थी ना, तो कलर उसके ऊपर लगा तो था, लेकिन वो जब हमने उसके ऊपर अल्कोहल डाला तो वो उतर गया, ठीक है। तो जो है वो उसको हम कंसिडर करेंगे ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, ठीक है। और सेफरनिन डाल के एंड पे हम कंफर्म कर लेते हैं कि ग्राम पॉजिटिव और नेगेटिव कौन सा है। तो पॉजिटिव बैक्टीरिया, ये दो तरह के हो गए ना, पॉजिटिव बैक्टीरिया और नेगेटिव बैक्टीरिया। इन दोनों बैक्टीरिया के टॉक्सिन्स का क्या डिफरेंस है? तो पहला तो डिफरेंस है ही यही कि जो है वो एंडोटॉक्सिन और एक्सोटॉक्सिन की कौन सा टॉक्सिन कौन से जो है वो बैक्टीरिया से निकलता है, वैसे है कौन से निकलता, एंडोटॉक्सिन्स और एक्सोटॉक्सिन्स हम निकाल लेते हैं साथ साथ में। एंडोटॉक्सिन्स जो है वो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया रिलीज़ करता है, मुझे याद आ गया सर्च करने से पहले। और एक्सोटॉक्सिन्स जो है वो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया रिलीज़ करता है। इसके आगे भी इसकी जो है वो फर्दर डिफरेंस है, तो ये हमने याद करना है, ठीक है। ये मैं भी लेक्चर रिकॉर्ड करने के बाद खुद भी ज़रा पढ़ूंगी। अच्छा, नंबर 6 है ग्राम स्टेनिंग, जो कि अभी मैंने बैक्टीरिया को पहचानने के लिए बता दिया है कि इसकी वीडियो भी है और ये आपने ख़ुद भी याद कर लेना। 4 ही स्टेप हैं बैक्टीरिया लेके। सबसे पहले कलर देना है सेफ्रनिन से, नंबर 2 आयोडीन ट्रीटमेंट से कलर को फिक्स कर देना है, नंबर 3 हमने वो डीकलराइज करना है अल्कोहल से, नंबर 4 सेफ्रनिन से हमने कंफर्म कर लेना है। ये 4 ही पॉइंट्स हैं जो याद रखने वाले हैं, ठीक है। उसके बाद है नंबर 7 क्लासिफिकेशन ऑफ बैक्टीरिया। अभी तक हम सिर्फ बैक्टीरिया को समझ रहे हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ बैक्टीरिया में उसकी देखें, हमें हो सकता है एग्ज़ाम में क्वेश्चन आए, एग्ज़ाम में अगर क्वेश्चन आए टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया, अब हमारे माइंड में आया कि जो है वो यूकैरियोट और प्रोकैरियोट, नहीं, ऐसा नहीं है। हमने लिखना है कि किस लिहाज से कौन कौन सी किस्में हैं, लाइक स्ट्रक्चर के लिहाज से उसकी अलग टाइप्स हैं, ऑक्सीजन के लिहाज से जैसे एरोब्स और एनारोब्स हैं वो 3 टाइप्स अलग से हैं, स्ट्रक्चर के लिहाज से जो वीडियो भी बनाई हुई है, कोकाई और राउंड शेप होते हैं, और लिखे मैं स्टार्टिंग में सारे, वीडियो बनाते हुए मैं भी ज़रा कंफ्यूज हो जाती हूँ। आज मैंने भी नहीं एडिट करनी है, ऐसे ही अपलोड करूँगी। कोकाई और छोटी सी बात पे अटक गई हूँ, हाँ, बेसिलस और स्पाइरल, 3 तरह के। ये स्ट्रक्चर के लिहाज से उसकी टाइप्स हो गई। और तीसरी जो है वो तीसरी कौन सी जो भी हमने पढ़ी है, ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, ठीक है। ये 3 तरह से बैक्टीरिया की टाइप्स हैं, एरोब्स और एनारोब्स वाली, नंबर 2 कोकाई, बेसिलस और स्पाइरल वाली। तीसरी तरह की टाइप है उसकी ये जो मैं फिर बोल रही हूँ तीसरी तरह की टाइप है वो जो अभी हमने पढ़ी है, ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव। क्या हो गया, रोज़े के साथ मेरा दिमाग नहीं चल रहा अच्छा चलिए, नंबर 7 है क्लासिफिकेशन ऑफ बैक्टीरिया। हाँ, ये हो गया, जैसा कि मैंने अभी बताया कि क्लासिफिकेशन 3 तरह से है। हो सकता है हम लिख के आ जाएं ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया और एग्जामिनर के माइंड में हो स्ट्रक्चर वाली कोकाई बेसिलाई, तो वो तो हमारा गलत हो जाएगा ना। इसलिए जब भी अगर एग्जाम में सवाल आता है राइट द क्लासिफिकेशन ऑफ बैक्टीरिया, तो हमने ये तीनों तरह वाली लिखनी है, ठीक है। अब है नंबर 8 बैक्टीरियल कॉन्जुगेशन, ट्रांसडक्शन एंड ट्रांसपोर्टेशन। इसकी भी वीडियो मैंने अपलोड की हुई है, कॉन्जुगेशन, ट्रांसडक्शन और ट्रांसपोर्टेशन वीडियो अपलोड की हुई है, लेकिन अभी फ़िलहाल मुझे भी दिमाग से निकल गया, लेकिन मैं इसको ज़रा ना मोटा मोटा रिपीट कर ही देती हूँ।
कॉन्जुगेशन क्या होता है? बैक्टीरियल सेल्स डीएनए इज ट्रांसफर थ्रू, हाँ इसमें जो है वो फर्टिलिटी पॉजिटिव बैक्टीरिया जो होता है वो फर्टिलिटी नेगेटिव बैक्टीरिया को अपना प्लाज्मिड जो है वो ट्रांसफ़र कर देता है इसको। और कॉन्जुगेशन पिलाई जो कि जिसको सेक्स पिलाई भी बोलते हैं, वो जो ऊपर लगे होते हैं, जब हम स्ट्रक्चर पढ़ेंगे ना तो फिर अगर यहाँ पर पिलाई की भी बात आएगी तो फिर हम समझ जाएंगे। तो कॉन्जुगेशन है, कॉन्जुगेशन के बाद है ट्रांसडक्शन बाय मीन्स ऑफ बैक्टीरियोफेज। हाँ ट्रांसडक्शन की भी वीडियो मैंने बनाई थी कि अगर कोई वायरस आ जाता है बैक्टीरिया में, ठीक है, और फिर क्या होगा, वो बैक्टीरिया का डीएनए और वायरस का डीएनए मिल जाएगा ना आपस में, मतलब दोनों की खसूसियात आपस में मिल जाएंगी, दोनों डीएनए आपस में मिल जाएंगे। फिर उसके बाद वही डीएनए अगर किसी और बैक्टीरिया में ट्रांसफ़र होता है इस तरह से, मतलब ये मेथड्स है ना कि डीएनए किस तरह से ट्रांसफ़र होता है। तो कॉन्जुगेशन के ज़रिए होता है जिसमें फर्टिलिटी पॉजिटिव बैक्टीरिया फर्टिलिटी नेगेटिव को अपना डीएनए सेक्स प्लस के ज़रिए या कॉन्जुगेशन ट्यूब के ज़रिए ट्रांसफ़र करता है। ट्रांसडक्शन में जब कोई वायरस एंटर हो जाता है बैक्टीरिया में और उनकी खसूसियात मिल जाती हैं और वो जब किसी और बैक्टीरिया में ट्रांसफ़र होगा, ये तरीका। ट्रांसफॉर्मेशन में वो था कि ट्रांसफ़र ऑफ डीएनए इटसेल्फ फ्रॉम वन सेल टू अनदर। ये ट्रांसफॉर्मेशन ये है कि मतलब मैं बड़े सिंपल वर्ड्स में बता रही हूँ। ट्रांसफॉर्मेशन ये है कि जब कोई साइंटिस्ट या कोई किसी लैब में एक्सपेरिमेंट करने के लिए या तो कोई किसी बैक्टीरिया के डीएनए से उसका जो डीएनए है वो सेल से उसका डीएनए एक्सट्रैक्ट कर ले, या फिर जो है वो कभी कभार किसी बैक्टीरिया की सेल वॉल किसी भी रीज़न से मर गई है या वो डिस्ट्रॉय हो गई है, डिस्ट्रक्शन हो गई है, तो वो जो डीएनए है वो लावारिस अकेला फिरता हुआ ना वो किसी भी बैक्टीरिया में जाके जो है ना वो एंटर हो जाएगा। तो इसको हम कहते हैं ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, ये तीनों हमें पता होने चाहिए। ये है तरीके के ट्रांसफ़र ऑफ बैक्टीरियल डीएनए। बैक्टीरिया का जो डीएनए है वो कैसे ट्रांसफ़र होता है? 3 तरीक़ों से होता है। ट्रांसडक्शन नहीं, कॉन्जुगेशन, ट्रांसडक्शन और ट्रांसफॉर्मेशन। अच्छा, अभी बड़े लोग कहेंगे नो आप आंदा नहीं, चलो कोई बात, मेरे रिपीट करने से आपको आ जाएगा। चलें, उसके बाद है स्टरलाइजेशन। स्टरलाइजेशन पे भी एक पूरा स्टरलाइजेशन के नाम से लेक्चर अपलोड है, बड़ा बेसिक है लेकिन बहुत अच्छा है, उसको एक दफ़ा लिख लें, ठीक है, और वीडियो के बाद जो है वो आपने एक एक चीज़ पढ़ते जाना है और उसको टिक करते जाना है, ठीक है। तो नंबर 7 है हमारा, नंबर 9 है हमारा स्टरलाइजेशन। स्टरलाइजेशन ऐसा मेथड है जो पहले तो स्टरलाइजेशन और डिसइंफेक्शन का हमें डिफरेंस पता होना चाहिए ना। स्टरलाइजेशन में जो भी हम चीज़ों को स्टरलाइज करते हैं ना, वो इंक्लूडिंग स्पोर ही उनको मतलब किल कर दिया जाता है, ऐसा मेथड है। और जो डिसइंफेक्शन है उसमें चीज़ों को जो है वो हम जरासीम से पाक तो करते हैं लेकिन स्पोर्स नहीं मरते। ये इसका अगर वाइवे में भी पूछा जाता तो ये एक डिफरेंस पता होना चाहिए। उसके बाद है स्टरलाइजेशन की टाइप्स, मेथड्स। नंबर 10 और 11 पे जो है ना इसकी टाइप्स ही लिखी हुई हैं। अब टाइप्स और मेथड्स सेम है। बेसिक्स जो हैं इसकी 2 टाइप्स हैं, केमिकल और फिजिकल। केमिकल में वो एक हमने बनाया था निमोनिक चिप फीड, CHIPFEAD एंड पे ना, कि चिप फीड के चिप खाई, मज़ा आया, मतलब इस तरह से ना। तो चिप फीड में मतलब ये उन केमिकल्स का पहला नाम है। स्टरलाइजेशन अगर आ जाता तो एक दफ़ा रिव्यू कर भी लेती हूँ, लेकिन आप वो वीडियो देख लेंगे ना तो उससे आपको याद हो जाएगा, ठीक है। चिप फीड में C क्लोरीन, H हाइड्रोजन परऑक्साइड, I आयोडीन, P से फिनॉल्स, F से फॉर्मल्डिहाइड, ठीक है, जो फॉर्मलिन हम यूज़ करते हैं। E से एथनॉल्स, मैंने गलत तो नहीं बोल दिया, E से इथाइलिन ऑक्साइड, ठीक है। और A हो गया एसिड्स एंड अल्कलीज, D से डिटर्जेंट्स, और आखिरी वाले A से अल्कोहल,
और H से क्या है जी, हाइड्रोजन पेरोक्साइड तो नहीं है, हैवी मेटल्स, ठीक है, 2 H है। तो ये पेज नंबर 98 पे ये भी आपको मिल जाएंगे। आपने केमिकल में बस ये CHIPFEADAH ये बस 10 केमिकल्स के नाम याद रखने हैं। चिप, फीड, ये उसका एक निमोनिक बना ले, CHIPFEADAH। उससे आपको सबका अगर पहला पहला हर्फ याद होगा ना तो पूरा वो केमिकल का नाम याद करने में आसानी होगी, ठीक है। उसके बाद आता है जो है वो फिज़िकल। आई थिंक मैं इधर से देख के बता देती हूँ। फिज़िकल में शायद मैं डिलीट कर दें, ऑफिशियल पोस्ट आयरन माइक्रो पढ़ रहे हैं ना। हाँ, स्टरलाइजेशन मिल गई, यस। अपना ही लेक्चर निकाल के देख रहे हैं। अच्छा, फिज़िकल स्टरलाइजेशन हटो, किरण पीछे हो जाओ, यस। फिज़िकल स्टरलाइजेशन जो है वो आगे 3 तरह की होती है, हीट, रेडिएशन और फिल्ट्रेशन। हीट में आती है मॉइस्ट और ड्राई, रेडिएशन में आती है यूवी और एक्सरे, और फिल्ट्रेशन एज इट इज़ है। अब जो मॉइस्ट हीट है ना उसमें ऑटोक्लेव होता है। ऑटोक्लेव में हमने 3 बातें याद रखनी है कि उसका टेम्परेचर कितना होगा, 121 डिग्री सेंटीग्रेड, और 15 उसका प्रेशर होगा, और 15 से 20 मिनट की, मतलब मेन इसमें जो चीज़ हमारी याद करने वाली है ना वो ऑटोक्लेव है। लेकिन ज़रा आप वीडियो देखेंगे ना तो वीडियो में मैंने वो फ्लो चार्ट बना के तो उसकी टाइप्स दी हुई हैं, स्टरलाइजेशन की डेफिनेशन और उसके मेथड्स और टाइप्स कि केमिकल और फिज़िकल। केमिकल में वो 10 केमिकल्स के नाम आपने याद करने हैं, और फिज़िकल में हमने करना है हीट, रेडिएशन और यूवी लाइट्स। हीट में आ गया मॉइस्ट और ड्राई, आ जाए ना, हीट में आ गया मॉइस्ट और ड्राई। मॉइस्ट हीट में आता है ऑटोक्लेव, और ड्राई में जो है वो बस ये याद रखना है कि 180 डिग्री सेंटीग्रेड पे 2 घंटों के लिए चीज़ों को किया जाए ना, हीट दिया जाए तो वो स्टरलाइज हो जाते हैं। और रेडिएशन में ये आप वीडियो पढ़ेंगे ना मोटे तौर पे, बस मैंने आपको बता दी कि केमिकल और फिज़िकल स्टरलाइजेशन क्या है। वहाँ पे आप वो फ्लो चार्ट देखेंगे ना, शायद मेरे बोलने से उस तरह समझ ना आ रही हो, आप इसको लिख लें कि स्टरलाइजेशन और उसकी टाइप्स। जब आप वो लेक्चर देखेंगे ना बाद में टिक करते जाइएगा कि हमने ये कर लिया, ठीक है। उसके बाद है नंबर 9, 10, 11, 12, ये चारों में जो है वो स्टरलाइजेशन ही लिखा हुआ है, उसकी टाइप्स, ऑटोक्लेव, ये सब कुछ। 13 पे है इम्पोर्टेंट कंट्रीब्यूशन ऑफ साइंटिस्ट इन माइक्रोबायोलॉजी। ये पॉइंट तो मैंने भी नहीं अभी किया, कोई अगर किसी को इसके बारे में अच्छा कंटेंट मिले तो मुझे भी बता दीजिएगा। और 14 पे है PPEs, हैंड वॉशिंग, ये तो बड़ी बेसिक चीज़ है, हैंड वॉशिंग टेक्निक्स ये हम सबको पता है, ये तो हमारा मतलब प्रैक्टिकल लाइफ में ये चीज़ें यूज़ होती हैं। उसके बाद जो आती है मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग जो कि हमारा कंटेंट भी है UHS का, इम्यूनोलॉजी, ठीक है, कंटेंट नंबर 8 है। अब इम्यूनोलॉजी का मतलब है स्टडी ऑफ इम्यून सिस्टम, इम्यूनोलॉजी। इसमें हमने 4 चीज़ें हैं बेसिक जो याद रखनी है। कौन कौन सी? इम्यूनिटी और उसकी टाइप्स, मतलब उसकी डेफिनेशन और उसकी टाइप्स जिस पे खप गए थे हम, ठीक है। नंबर 2 जो है वो एंटीबॉडीज़, ठीक है। नंबर 3 है कॉम्प्लीमेंट सिस्टम ऑफ इम्यून सिस्टम, और नंबर 4 क्या है? हाइपर सेंसिटिविटी। इसी में कर सकते हैं हम, वैसे ना भी करें तो बहरहाल ये 3 चीज़ें हैं। इम्यूनोलॉजी में इम्यून सिस्टम, इम्यूनिटी और उसकी टाइप्स, नंबर 2 इम्यूनोग्लोबुलिन्स, और नंबर 3 कॉम्प्लीमेंट सिस्टम ऑफ इम्यून सिस्टम। अब मैं यहाँ पर शुरू करूँगी, मैं स्क्रीन पे ही जब करनी पड़ेगी थोड़ी सी एडिटिंग, स्क्रीन के ऊपर ही ना मैं जो बोर्ड पे हमने लिखा था
इम्यूनिटी 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 कहाँ है? ओ, ये मिल गया। इसकी मैं पिक्चर स्क्रीन के ऊपर ही शेयर कर दूँगी, ठीक है, जिससे आप इसको शायद किसी और फ़ोन में खोलें, आपको समझने में आसानी होगी। ये मतलब बहुत इजी वे है। अब तक तो मैं ये बता रही थी ना कि क्या क्या पढ़ना है। अब इम्यूनिटी को जो है ना थोड़ा सा इसको डिफ़ाइन करना पड़ेगा, क्योंकि इस पर प्रीवियस कोई वीडियो नहीं है। इम्यूनिटी क्या है? रेजिस्टेंस ऑफ द बॉडी अगेंस्ट इन्फेक्शियस डिजीजेज इज कॉल्ड इम्यूनिटी। ये इम्यूनिटी की डेफिनेशन है, बड़ी शॉर्ट सी। आपने कोई और अच्छी वाली याद करनी है आप कर सकती हैं। इम्यूनिटी की बेसिक 2 टाइप्स हैं। ये जो स्क्रीन पे मैंने बोर्ड की ही एक फ़ोटो शेयर की हुई है, इसको आप देखती रहेंगी तो साथ साथ आपको समझ आती रहेगी। इम्यूनिटी की बेसिक 2 टाइप्स हैं, इनेट और अडॉप्टिव। अब इनेट को हम नेचुरल भी कहते हैं, इनबॉर्न भी कहते हैं, और नेटिव भी कहते हैं, इनहेरिटेड भी कहते हैं। अब अगर एग्जाम में आ जाता है जी नेटिव इम्यूनिटी लिखें तो हम तो परेशान हो जाएंगे ना। तो इसीलिए इन 4-5 नामों को इकट्ठा लिखा हुआ है कि ये है बेसिक इनेट इम्यूनिटी और नेचुरल इम्यूनिटी की ही बात की है, ठीक है। बेसिक 2 टाइप्स हैं, इनेट और अडॉप्टिव। इनेट इम्यूनिटी वो इम्यूनिटी होती है जो कि हमारे में बाय बर्थ होती है। इम्यूनिटी की जहाँ भी बात आएगी, ज़ाहिर है रेजिस्टेंस ऑफ टू इन्फेक्शन बाय बर्थ फ्रॉम पेरेंट्स, ये फर्स्ट लाइन डिफेंस होता है। दूसरी मेन टाइप है अडॉप्टिव, जिसको एक्वायर्ड भी बोलते हैं और इसको लर्नड इम्यूनिटी भी बोलते हैं। ये वो इम्यूनिटी होती है जो आफ्टर बर्थ टिल द लाइफ, मतलब पूरी लाइफ में जो हमारे साथ चलती है ना, वो एक्वायर्ड इम्यूनिटी होती है। ये बेसिक 2 टाइप्स होगी। माइक नहीं है मेरे पास, मैं यही यूज़ करती होती हूँ। अच्छा, तो अब सबसे पहले हम पढ़ते हैं इनेट इम्यूनिटी की 2 टाइप्स हैं, स्पेसिफिक और नॉन स्पेसिफिक। बस स्पेसिफिक नाम से ही पता चल रहा है कि स्पेसिफिक इम्यूनिटी वो होती है जो होती तो बाय बर्थ है हमारे अंदर, ठीक है। अच्छा, ये अगर आप सादा लफ्ज़ों में मेरी बात और मेरा लेक्चर सुन लेंगे ना, फिर जब आप बुक से पढ़ेंगे आपको बहुत अच्छे से समझ आ जाएगी। क्योंकि जब तक समझ नहीं थी ना, तो मैं भी बुक को खोल के देखती थी, मुझे कख नहीं पल्ले पड़ता था, मुझे मतलब बड़ी मुश्किल थी। लेकिन जब समझ आ गई, कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा ना, फिर आपको इंशाल्लाह आप जहाँ से भी कोई पीरियड निकाल के पढ़ेंगे, कोई लेक्चर, कोई नोट्स, कोई बुक, कुछ कहीं से भी पढ़ेंगे समझ आ जाएगी। तो बेसिक आपने याद रखना है, 2 टाइप्स हैं, इनेट और अडॉप्टिव। इनेट को नेटिव, इनहेरिटेड और नेचुरल और इनबॉर्न भी कहा जाता है। इनेट की हैं 2 टाइप्स, स्पेसिफिक और नॉन स्पेसिफिक। स्क्रीन वाली उसको जो है वो देखते रहिए आप। स्पेसिफिक इम्यूनिटी वो होती है, वो इम्यूनिटी अगेंस्ट अ पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म। नीचे एग्जांपल दी हुई है, वेस्प बाइट। वेस्प क्या होता है? भीड़। कि कुछ लोगों को भीड़ काट जाता है, उनको कुछ भी नहीं होता, तो उनमें वो स्पेसिफिक इम्यूनिटी होती है, होती बाय बर्थ है, ठीक है। स्पेसिफिक इम्यूनिटी वो होती है जो किसी स्पेसिफिक एजेंट के अगेंस्ट हमारी बॉडी में होती है। और नॉन स्पेसिफिक वो होती है जनरलाइज इम्यूनिटी ऑल ह्यूमंस हैं, जो कि जनरलाइज इम्यूनिटी है सब ह्यूमंस में होती है, जो कि बाय बर्थ हमें मिलती है, जो कि हमारी स्किन, हमारी टेयर्स, एसिड्स, फेगोसाइटोसिस, ये सारी इम्यूनिटी जो है ये नेचुरली हमारी बॉडी में बाय बर्थ होती है। और मतलब स्पेसिफिक वो होगी जो स्पेसिफिक एजेंट के लिए होती है या नहीं। कुछ लोगों को भीड़ काटते हैं, उनमें इम्यूनिटी नहीं होती, वो ऐसे गुप्पू गुप्पू हो जाते हैं सूझ के। अच्छा, इनेट की होगी टाइप्स 2, स्पेसिफिक और नॉन स्पेसिफिक, ये समझ आ गई होगी। अडॉप्टिव जो है ना, उसकी मेन 2 टाइप्स है, एक्टिव और पैसिव, ठीक है। एक्टिव की आगे है नेचुरल और आर्टिफिशियल, पैसिव की फर्दर 2 टाइप्स है, नेचुरल और आर्टिफिशियल। बिल्कुल इसमें कंफ्यूज नहीं होना, ये जब समझ आ जाएगी ना आपको बड़ा मज़ा आने वाला है सुन के। अच्छा, तो जो नेचुरल टाइप है ना एक्टिव की, अब एक्टिव से याद रखना है, एक इम्यूनिटी वो है कि जब कोई एंटीजन बॉडी में गया, उसने इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट किया और जो है वो बॉडी ने एंटीबॉडीज़ बनाना शुरू कर दी, ये एक्टिव है, ठीक है। लेकिन आर्टिफिशियल क्या है? कुछ वैक्सीन जैसे हमने सुना होगा कि नीम मुर्दा
जो जर्म्स होते हैं उनको बॉडी में डाला, वो जानबूझ के वो वैक्सीन जो होती है वो वैक्सीन वही जर्म्स होते हैं। एक है कि रियल में वो जर्म अटैक कर ले, एक है कि जो है वो कह लें कि नीम मुर्दा वही जर्म्स बॉडी में इंजेक्ट किए जाते हैं एज अ वैक्सीन, कि बॉडी का इम्यून सिस्टम जो है वो एक्टिवेट हो जाए और एंटीबॉडीज़ बनाना शुरू किया। अब एंटीबॉडीज़ बन गई, अब क्या होगा, अब रियल वाला आ भी जाएगा ना तो फौज तैयार होगी। ठीक है, ये है एक्टिव का नेचुरल और आर्टिफिशियल। एक्टिव इम्यूनिटी का नेचुरल और आर्टिफिशियल ये है। नेचुरल वो है सच्ची का कोई एंटीजन बॉडी में जाता है, इम्यून सिस्टम एक्टिवेट होता है और एंटीबॉडीज बन जाती हैं। ये नेचुरली पैदा हो गई कि सच वाला एंटीजन गया। और आर्टिफिशियल वाला वो होता है, आर्टिफिशियल वाला नाम से जाहिर हो रहा है कि जानबूझ के आर्टिफिशियली एक नीम मुर्दा जरासीम को बॉडी में डाला और उससे इम्यून सिस्टम एक्टिवेट हुआ और एंटीबॉडीज़ बन गई। ये हमने एक्टिवली एक जो है ना एंटीबॉडीज़ बना दिए। इसको कहते हैं, होता ये एक्वायर्ड है लेकिन ये एक्टिव हो गए। अब दूसरी मेन टाइप है पैसिव। अब पैसिव क्या है? पैसिव इम्यूनिटी वो है कि नेचुरली एंटीबॉडीज़ जो होती हैं वो हमारी बॉडी में ट्रांसफ़र हो जाती हैं। अब अच्छा, एक्टिव और पैसिव की बात ये है, मेन डिफरेंस ये है जो कि गौर से सुन के समझने वाली बात है। एक इम्यूनिटी वो है कि बॉडी में जरासीम गया, उसने इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट किया और जिस्म के अंदर एंटीबॉडीज़ बनी। ठीक है, समझ आ गई? पैसिव वो है कि बनी बनाई एंटीबॉडीज़ बॉडी में डाली जा रही हैं। बस ये इस जुमले पे बात की अंडरस्टैंडिंग है कि बनी बनाई एंटीबॉडीज़ बॉडी में डाली जा रही हैं, ये पैसिव इम्यूनिटी है। तो उसमें नेचुरल और आर्टिफिशियल क्या है? नेचुरल में होगा कि जैसे माँ बच्चे को दूध पिलाती है तो माँ के दूध से बनी बनाई एंटीबॉडीज़ जो हैं वो बच्चे में ट्रांसफ़र हो रही हैं। और आर्टिफिशियल क्या है? बनी बनाई एंटीबॉडीज़ जो हैं, एंटीबॉडीज़, ठीक है, ये मेरे जुमले पे लफ्ज़ पे गौर कीजिएगा। बनी बनाई जो है वो एंटीबॉडीज़ वो बॉडी में इंजेक्ट की जाती हैं एज अ वैक्सीन। तो जाहिर है वो पकी पकाई एंटीबॉडीज़ हैं। ठीक है, वो तो अब कोई वो इन्फेक्शन होगा तो वो तो उसके खिलाफ लड़ेंगी ना। तो ये इसका मेन डिफरेंस है। अब आपके जहन में सवाल आ रहा होगा कि एंटीबॉडीज़ बनी बनाई कहाँ से आती हैं? तो ये हमने, आपको याद होगा मैट्रिक में और एफएससी में ही हमें ये हमारे टीचर्स ने एग्जांपल दी थी। मतलब मुझे ये तब से बात याद है कि जो है वो नीम मुर्दा जो है वो जर्म्स को, किसी भी डिजीज़ के जर्म्स को हॉर्स जो होता है घोड़ा, उसकी बॉडी में इंजेक्ट किया जाता है। ठीक है, अब उसकी बॉडी का इम्यून सिस्टम एक्टिवेट होता है और वो बनाता है एंटीबॉडीज़। अब उस घोड़े के जिस्म से वो एंटीबॉडीज़ ली जाती हैं, मतलब उसके ब्लड से वो एक्सट्रैक्ट की जाती हैं। अब वो बनी बनाई एंटीबॉडीज़ जो हैं उनको प्रोसेस करके वट एवर द वे वो फिर ह्यूमंस में इंजेक्ट की जाती हैं। ठीक है, आई होप ये समझ आ गया होगा। नहीं समझ आई ना तो मुझे मैसेज करना, मतलब मैं समझा दूंगी, लेकिन आई होप जिस तरह से समझाया समझ आ गई होगी। ठीक है, उसके बाद आता है हमारा, कहाँ चला गया, हाँ, कॉम्प्लीमेंट सिस्टम। ये एक तो मैंने कहा था ना कि हमने इम्यूनिटी और उसकी टाइप्स पढ़नी है, फिर है कॉम्प्लीमेंट सिस्टम। ये समझना बहुत ज़रूरी है। कॉम्प्लीमेंट सिस्टम आप एक दफ़ा मतलब बुक से तो पढ़ेंगे ना तो बड़ा, अब हमारे पास टाइम भी नहीं है। हमने टारगेट भी ये किया कि इस एक वीडियो में हमने सारा समझना है। ठीक है, तो कॉम्प्लीमेंट सिस्टम की जो अब मैं अगली एक स्क्रीनशॉट भी शेयर करूँगी और वो सुन लेंगे ना आप तो आपके लिए बड़ा फ़ायदा होगा, फ़ायदा ही फ़ायदा है। किरण आपको पकी पकाई खीर खिला रही है और खीर पकाने में बड़ा टाइम लगा। कब के क्यों नहीं हो रहा है? हो जाओ। अच्छा, ये तब तक लोडिंग हो रही है। तो ग्रुप में भी कॉम्प्लीमेंट सिस्टम ऑफ इम्यून सिस्टम का
एक बोर्ड की पिक्चर शेयर की हुई थी, जो कि है कि जब कोई एंटीजन बॉडी में एंटर होता है तो बॉडी क्या रिएक्ट करती है। एक कॉम्प्लीमेंट सिस्टम है जो कि उस वक्त रिएक्ट करता है। तो उसको बड़े ही सादा से अंदाज में जो है ना, स्लाइड एक हमने फ़ोटो बना के तो शेयर की थी, वो अभी भी मैं स्क्रीन पे शेयर कर देती हूँ और मैं ख़ुद भी आपको उसी से ही पढ़ाऊँगी। ये ठीक है। और इसमें हमारा इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स, फेगोसाइटोसिस, पैथो ऑफ इन्फ्लामेशन, पैथोफिजियोलॉजी ऑफ फीवर, पेन, बड़ा इंटरेस्टिंग है। हमें पता चल जाएगा कि हम जो टेस्ट कराते हैं, हमें कोई इन्फेक्शन होता है तो पेन क्यों होती है, हमें इन्फ्लामेशन क्यों होती है और फीवर क्यों हो जाता है। ठीक है, तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, गौर से सुनने वाला है। स्क्रीन मैंने शेयर कर दी है, मैं भी उसी को ही देख रही हूँ अभी। तो कॉम्प्लीमेंट सिस्टम ऑफ इम्यून सिस्टम क्या है, ठीक है। ये जब मैं इतना सा ओवरव्यू दे दूंगी ना, फिर बुक से भी एक दफ़ा पढ़ना है कि कोई भी पैथोजन, एंटीजन मतलब बैक्टीरिया या व्हाटएवर, कोई भी माइक्रोब जब बॉडी में एंटर होता है तो ये एक्टिवेट कर देता है कॉम्प्लीमेंट सिस्टम को। और ये कॉम्प्लीमेंट सिस्टम जो है 3 पाथवेज के ज़रिए आगे वर्क करता है। वो पाथवेज कौन से हैं? क्लासिक पाथवे, या आप देख रहे होंगे रेड वाला जो मैंने लिखा है वो क्लासिक पाथवे है। तो जितना भी रेड में राइटिंग है वो सारा क्लासिक पाथवे है। जो ग्रीन में है वो है लेक्टिन पाथवे और ऑल्टरनेटिव पाथवे। 3 पाथवे हैं। ये मतलब बड़ा ही जनरल ओवरव्यू है, लेकिन इंशाल्लाह आपको समझ आ जाएगा। तो कॉम्प्लीमेंट सिस्टम क्या है इम्यून सिस्टम का? कोई भी पैथोजन जब बॉडी में जाता है तो वो कॉम्प्लीमेंट सिस्टम को एक्टिवेट कर देता है 3 पाथवेज के ज़रिए। पहला पाथवे क्या है? क्लासिक पाथवे। नंबर 2 इज़ लेक्टिन पाथवे। थर्ड इज़ ऑल्टरनेटिव पाथवे। मुझे भी अभी याद करना पड़ेगा नाम, ज़हन में नहीं। तो उससे क्या होता है, क्लासिक पाथवे की अब हम बात करते हैं। ये जो पहला एरो है, जो वो पाथवे क्या करता है, रिलीज करता है कीमोकाइनेज। ठीक है, उस जगह पे, वो साइट ऑफ इन्फेक्शन पे, कहीं पर भी इन्फेक्शन हुआ है तो साइट ऑफ इन्फेक्शन पे जो वो कीमोकाइनेज होता है ना, कीमोकाइनेज एक एंजाइम है, वो रिलीज होता है वहाँ पे। वो कीमोकाइनेज, आगे नीचे एरो देखें, वो अट्रैक्ट करता है न्यूट्रोफिल्स को और मैक्रोफेजिस को। ठीक है, न्यूट्रोफिल्स और मैक्रोफेजिस को, वो आके जो है वहाँ पर उनकी, क्योंकि वो वहाँ इकट्ठे हो जाते हैं ना ब्लड में से, उनको वो अट्रैक्ट कर लेता है और उस जगह पर हमें स्वेलिंग महसूस होती है। अच्छा, ये बाहर वाली स्वेलिंग की बात हो रही है, ठीक है, जो हमें एपिथेलियम हमारी डैमेज होती है ना, और वहाँ पे हम देखोगे ना इन्फ्लामेशन की वजह। तो मोटे तौर पे अब आपको इन्फ्लामेशन समझ आ गई कि इन्फ्लामेशन क्यों होती है। जब कोई एंटीजन हमारी बॉडी में दाखिल होता है तो वो हमारे कॉम्प्लीमेंट सिस्टम को एक्टिवेट कर देता है, जो 3 पाथवेज के ज़रिए चलता है। ऑल्टरनेटिव पाथवे, लेक्टिन पाथवे और थर्ड है क्लासिक पाथवे, लेक्टिन पाथवे और ऑल्टरनेटिव पाथवे। क्लासिक पाथवेज में ना बहुत सारे जो है ना हिस्टामिन्स और मतलब बहुत सारी वो चीज़ों को रिलीज़ करता है, एंजाइम्स को और केमिकल्स को। पहला है कीमोकाइनेज। कीमोकाइनेज जब रिलीज़ होगा तो वो हिस्टामिन को अट्रैक्ट करेगा और मैक्रोफेजिस को अट्रैक्ट करेगा। न्यूट्रोफिल्स वहाँ इकट्ठे हो जाएंगे तो इसकी वजह से ओडीमा हो जाता है और मैक्रोफेजिस जो हैं ये आके उस बैक्टीरिया को इनगल्फ कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर वो फेगोसाइटोसिस वाली बात भी समझ आ रही है। ठीक है, उसके बाद है जो ये कॉम्प्लीमेंट सिस्टम है ये रिलीज़ करता है हिस्टामिन। ठीक है, हिस्टामिन से क्या होता है, ये हमने जो एनाफिलेक्टिक शॉक में भी पढ़ा था कि हिस्टामिन रिलीज़ होने से जो वेसल्स हैं वो डायलेट हो जाती हैं, वेजो डायलेशन और ओडीमा। अब यहाँ पर जो ओडीमा है ना, ये इंटरनल ओडीमा की बात की हुई है। ठीक है, उसके बाद नंबर 3 है रिलीज ब्रेडिकाइनिन। वहाँ पर उस जगह पे जहाँ पर एंटीजन आया है और उसने कॉम्प्लीमेंट्री सिस्टम को जो है वो एक्टिवेट किया है, और अभी चल रहा है क्लासिक पाथवे। ये याद हो गया,
क्लासिक पाथवे ने ब्रेडिकाइनिन को रिलीज़ किया। आप ना मतलब मुझे सुनने के साथ साथ स्क्रीन पे जो ये फोटो शेयर है ना, इसको लाजमी देखिए ताकि आपको समझ आए। वो ब्रेडिकाइनिन जो है वो हमें पेन स्टिमुलेशन देता है, उसकी वहाँ पर ब्रेडिकाइनिन की वजह से ही हमें जो है वो पेन फील हो रही होती है। और 4 नंबर पे वो कॉम्प्लीमेंट सिस्टम क्या रिलीज़ करता है, क्लासिक पाथवे जो है साइटोकाइनेज, ठीक है। और मतलब हमने पढ़ा था ना कि बहुत सारे साइटोकाइन्स उस वक्त रिलीज होते हैं, वो जाके ब्रेन का जो है ना वो